आर्मी भर्ती 2026 का आगाज हो चुका है, जिसका एग्जाम 1 से 15 जून 2026 के बीच होगा। मेरे प्यारे भाई, इतिहास की बहुत बड़ी भर्ती ये होने वाली है और ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे जवान हैं जो लास्ट स्टेज पर हैं और इस बार अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। मेरे प्यारे भाई, आपकी इस तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आर्मी स्टडी ने सिलेक्शन बैच का आगाज किया है। सर, इस बैच में हमें ऐसा क्या मिलेगा? इसमें बिल्कुल बेसिक से, जीरो से मेरे प्यारे भाई आपको लाइव क्लासें मिलेगी। लाइव क्लास होने के बाद उस क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख पाओगे। टॉपिक वाइज आपकी क्लासें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा 40 ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट और 20 मिनी मॉक टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। और जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो हम क्रैश कोर्स लेके आएंगे, वो भी आपको इसी सिलेक्शन बैच में फ्री मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही जुड़ी आर्मी स्टडी के सिलेक्शन बैच से। जय हिंद। हाँ जी, हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? कहते हैं ना, तपिश धूप की हो या मैदान की, जो लड़ने का जज्बा रखते हैं ना, असली फौजी वही बनते हैं। कैसे हो हमारे बहादुर भाभी फौजियों? बढ़िया, एकदम मस्त। आ जाओ फटाफट, हमारे पेपर का समय हो चुका है मेरे प्यारे भाई। कहते हैं ना, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो मंजिल के बहुत करीब है मेरे प्यारे भाई, बस ईमानदारी से अपने कदम मंजिल की ओर बढ़ाते जाओ। बहुत जल्द मेरे प्यारे भाई आप सभी अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाओगे। आ जाओ भाई, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। भाई स्टार्ट करें। वही ऑफिशियल ओरिजिनल पेपर है वो हमारा होने वाला है। आ जाओ भाई। कहते हैं ना, मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। पहला प्रश्न भाई आपकी स्क्रीन पर, सरकार द्वारा इनमें से मेरे प्यारे भाई, सरकार ने देखो एक योजना चलाई थी मेरे प्यारे भाई, 2017 की ये बात है। इनमें से किसकी रक्षा के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है वो शुरू की गई, आप सभी को बताना है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भाई आप सभी प्यारे जवान है वो ध्यान रखना। वहां से प्रश्न है वो एग्जाम में आते हैं। सेशन को एक बार सभी प्यारे भाई है वो दबा के लाइक और शेयर करेंगे भाई। ये जो आपकी योजना है भाई, ये 2017 के अंदर ध्यान रखना शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य था 60 वर्ष प्लस मेरे प्यारे भाई जितने भी जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनसे, उनके पेंशन से संबंधित ये योजना है, याद रखना है। तो हमें केंद्र सरकार की जो नवीनतम जो योजनाएं हैं वो भी याद रखना होगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है जी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री है वो कौन थे भाई? देखो, किसी भी राज्य के अंदर जैसे कोई भी लंबी सरकार रहती है, जैसे मान लो इस राज्य में पहले, अगर मैं आपको उदाहरण देके बताऊं तो दिल्ली में अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। पहले मेरे प्यारे भाई दिल्ली में कौन सी पार्टी थी? आम आदमी पार्टी थी। लंबे सालों तक उन्होंने वहां पर मेरे प्यारे भाई शासन किया, लेकिन अभी वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीएम बनी है मेरे प्यारे भाई रेखा गुप्ता। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि बताओ भाई, हाल ही में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सीएम है वो पहली कौन बनी है ना? रेखा गुप्ता जी बनी है। या प्रश्न ऐसे आ सकता है कि दिल्ली में हाल ही में कौन सी सरकार बनी है, या सबसे ज्यादा जो मेरे प्यारे भाई सीटें हैं वो कौन सी सरकार ने प्राप्त की है? बीजेपी ने की है, आम आदमी पार्टी ने की है, कांग्रेस ने की है? तो ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर आते हैं मेरे प्यारे भाई। तो यहां पर देखिए, त्रिपुरा के अंदर मेरे प्यारे भाई पहली बार भारतीय जनता पार्टी बनी और इसके जो आपके सीएम बने वो बने विप्लव कुमार देव। अब आप कहोगे सर, वर्तमान में त्रिपुरा के सीएम कौन है? आप लोग मुझे बताओ फटाफट। अभी वर्तमान में मेरे प्यारे जवान त्रिपुरा के सीएम कौन है? वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है मेरे प्यारे जवान? बताओ फटाफट। और यहां के वर्तमान में राज्यपाल कौन है?
सभी हमारे जवान बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल आपको पढ़ा दिए हैं। तो मुख्यमंत्री है आपके मेरे प्यारे भाई माणिक शाह। कौन है सर? माणिक शाह यहाँ के सीएम है। राज्यपाल कौन है मेरे प्यारे भाई? राज्यपाल है आपके इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, याद रखना है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू मेरे प्यारे जवान। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल आपको पता है वो होना चाहिए, ठीक है, और वो कौन सी पार्टी से है ये भी ध्यान रखा करो। नेक्स्ट है जी, निम्न में से किस वर्ष में भारत के तत्कालीन, निम्न में से किस वर्ष में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का सोवियत संघ के ताशकंद में निधन हुआ मेरे प्यारे भाई? बताओ। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है भाई जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, ताशकंद में हुई। ताशकंद समझौता कब होता है आपका? 10 जनवरी 1966 को होता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य होता है। और यहां पर हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका निधन होता है। ताशकंद समझौता 10 जनवरी को हुआ, इनका निधन हुआ 11 जनवरी को 1966 में। ऑप्शन मेरे प्यारे भाई ए आपका राइट होगा। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु मेरे प्यारे भाई विदेश में हुई, याद रखना है आपको। इनका नारा भी बहुत प्रसिद्ध है, जय जवान जय किसान का नारा है इनका, और इनकी जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। इनकी मेरे प्यारे भाई जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट, और ये विजय घाट है कहां पर? ये दिल्ली में है मेरे प्यारे भाई, ठीक है, आप सभी जवानों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना है वो भाई किसने की? सभी जवान बताएंगे कौन से प्रधानमंत्री ने की। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 की बात है मेरे प्यारे भाई ये। और मंडल आयोग की जो स्थापना है वो कौन से पूर्व प्रधानमंत्री ने की भाई? मोरारजी देसाई ने की, मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन यहां पर बी है वो आपका परफेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट है जी, निम्न में से किस शहर में भारतीय सेना का सबसे बड़ा तोपखाना केंद्र है? बताओ। इसके अलावा आप लोग मुझे ये बताओ कि हमारी जो आर्मी है मेरे प्यारे जवान, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। अपनी जो आर्मी है ये अपने जो युद्ध टैंक होते हैं मेरे प्यारे भाई, इनका जो निर्माण है वो कहां करती है? इनका निर्माण भारत में कहां पर होता है? बताओ मुझे, पता है आप सभी को? प्रश्न आता है यहां से भी। तो भारतीय सेना का सबसे बड़ा जो तोपखाना है आपका ये हो जाएगा नासिक, देवलाली, महाराष्ट्र, याद रखना है। कहां होगा सर? नासिक, नासिक, देवलाली, महाराष्ट्र मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। ऑप्शन सी, हमारी सेना टैंक का निर्माण कहां करती है? ये करती है अवाड़ी, अवाड़ी, चेन्नई, तमिलनाडु मेरे प्यारे भाई, यहां पर बनाती है। आप सभी को ध्यान रखना है। ओके चलो नेक्स्ट है, अक्सर हिमालय का अजंता कहा जाने वाला ताबो मठ, ताबो मठ भारत के किस राज्य में स्थित है भाई? बताओ कौन से राज्य में है? अच्छा प्रश्न है, सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। बताओ सभी प्यारे प्यारे जवान बताएंगे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट बताओ। देखिए आप सभी को मेरे प्यारे भाई इंपोर्टेंट जो मठ है वो मैं आपको यहां लिखाता हूं। जैसे मेरे प्यारे भाई हम बात करें तवांग मठ, आप लोग लिखना मेरे साथ साथ। तवांग मठ जो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश में है मेरे प्यारे भाई। कहां पर है सर? ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में, क्लियर है। इसके अलावा हेमिस मठ कहां पर है मेरे प्यारे जवान? हेमिस मठ ये हो जाएगा आपका लद्दाख में, ये लद्दाख में है, याद रखना। इसके अलावा जैसे हम बात करें ताबो मठ, ताबो मठ ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है मेरे प्यारे जवान? ये है हिमाचल प्रदेश में।
और इस ताबो मठ को कहा जाता है हिमालय का अजंता, याद रखना है। इसके अलावा रूमटेक मठ, ये है आपका सिक्किम के अंदर। ये कहाँ है मेरे प्यारे जवान? ये सिक्किम में है मेरे प्यारे जवान। इसके अलावा और हम बात करें तो जैसे आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ है मेरे प्यारे भाई। एक ज्योतिर्मठ है जो आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, और एक गोवर्धन मठ है जो पूरी उड़ीसा में है, एक आपका श्रृंगेरी शारदा मठ पीठ है जो आपका कर्नाटक में हो जाता है, और एक लास्ट है आपका द्वारका शारदा पीठ जो गुजरात में हो जाता है। तो यहां पर आपसे पूछा है ताबो मठ, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी है वो आपका राइट हो जाएगा। इनको भी आप लोग लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है दरिया दौलत बांग, श्रीरंगपट्टनम शहर में स्थित एक महल है भाई, जो कर्नाटक के कौन से शहर में है बताओ? टीपू सुल्तान का नाम सुना है? मैसूर का शासक है भाई। उस टीपू सुल्तान का ये ग्रीष्मकालीन महल है मेरे प्यारे भाई, दरिया दौलत बाग, याद रखना है। तो ये मैसूर के पास है। कहां है सर? मैसूर के पास है, मैसूर कर्नाटक, याद रखना। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया सर, मस्त क्लास में मजा आ रहा है। आज पता चल गया ना भाई, सबके लेवल निकल रहे हैं ना, अच्छे लेवल के पेपर है, देखो आप। लेकिन देखो मैंने एक चीज नोट की मेरे प्यारे भाई, जैसे 2023 का ये पेपर है मेरे प्यारे भाई, लेकिन फिर आर्मी ने 2024 के अंदर जो पेपर लिया ना, तो वो 2023 का मेल जोल नहीं है। मतलब 2023 के पेपर का लेवल अलग था, फिर 2024 का पेपर ऐसा नहीं है कि इससे मिलता जुलता ही था। फिर आप 2025 वाला देखना, 2025 वाला ऐसा नहीं है कि 2024 से मिलता जुलता ही था, क्योंकि 2024 में देखना जनगणना हर शिफ्ट में थी, 23 में जनगणना हर शिफ्ट में थी, 25 में केवल 2 प्रश्न आए थे। अब आपका 2026 में होगा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो भी भाई थोड़ा अलग ही लेवल का आ जाए, है ना। तो हमें हर प्रकार से मजबूत रहना है मेरे प्यारे भाई। हिंदू त्योहार गणगौर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे। तो गणगौर मुख्य रूप से हम राजस्थान में मनाते हैं। अगर राजस्थान ऑप्शन में ना हो तो फिर आप मध्य प्रदेश भी करके आ सकते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, याद रखना है। पंजाब की हम बात करें तो देखो भाई, पंजाब में है आपका जैसे होला मोहल्ला। होला मोहल्ला का आयोजन कहां होता है मेरे राजा? पंजाब में होता है होला मोहल्ला का। इसके अलावा बैसाखी, बैसाखी का आयोजन पंजाब में होता है। गुरु पैरवे, गुरु पैरवे का आयोजन पंजाब में होता है। लोहाड़ी मकर संक्रांति के एक दिन पहले हमारे पंजाबी भाई मनाते हैं। तमिलनाडु में देखो जल्लीकट्टू, याद रखना भाई, जल्लीकट्टू याद रखो। तमिलनाडु में पोंगल याद रखो मेरे प्यारे भाई। तमिल नववर्ष है पुथंडू, याद रखो मेरे प्यारे भाई। ओके, हिमाचल प्रदेश हालदा उत्सव, हिमाचल प्रदेश, याद रखो। चलिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार 2020-21 तक निम्न में से कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में प्याज का उत्पादन करता? देखो कितना लंबा चौड़ा प्रश्न घुमा दिया। पूछना इसको इतना ही है कि प्याज सबसे ज्यादा कहां होता है। तो प्याज भाई हमारे महाराष्ट्र में होता है सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में, याद रखना है प्याज। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं भाई, जैसे सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है सर। कहां होता है सर? मध्य प्रदेश में होता है। इसके अलावा देखो बाजरा सबसे ज्यादा कहां होता है? बाजरा भाई राजस्थान में होता है, बाजरा राजस्थान में होता है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, जैसे आपसे पूछ लिया, बताओ भाई कपास सबसे ज्यादा कहां होता है? कपास, कपास हो गया। इसके अलावा नमक हो गया मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा मूंगफली हो गई। तो ये सबसे ज्यादा कहां होती है? ये गुजरात में होती है सर। कहां होती है मेरे राजा? ये गुजरात में होती है। इसके अलावा जैसे कॉफी, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है सर, कर्नाटक करता है। चाय की हम बात करें तो चाय मेरे प्यारे भाई आपको असम की प्रसिद्ध है, यहां देखने को मिल जाती है। क्लियर है? मसाले सबसे ज्यादा आपको केरल में देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, ढोला मारू सबसे ज्यादा कहां मिलता है भाई? शराब की राजधानी किसे कहते हैं हम, बताओ। चलो नेक्स्ट है दोयांग। दोयांग भारतीय राज्य की सबसे
कौन से राज्य की लंबी नदी है दोयांग, आपको बताना है। तो ये है नागालैंड की भाई। कहां की है? नागालैंड की। जैसे पंजाब की सतलज है ना मेरे प्यारे भाई सबसे लंबी नदी, वैसे ही दोयांग नागालैंड की है। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है मेरे जवानों? बताओ भाई। देखो, राज्य की अगर हम बात करें, मेरे प्यारे भाई, कि भाई साहब राज्य में हमें आप लोग लिंगानुपात बताओ कि राज्य में है वो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किसका है, और न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो मेरे प्यारे भाई किसका है। तो ध्यान रखना, राज्य में सर्वाधिक तो हो जाएगा केरल का और न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा का। लेकिन आपको किस में पूछा है भैया? केंद्र शासित प्रदेश में। तो यहां पुदुचेरी है ना, इसका ध्यान रखना, लिंगानुपात सर्वाधिक है। और अगर न्यूनतम की बात करें यहां केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम, तो वो है दमन और दीव। दमन दीव मात्र मेरे प्यारे भाई 618 है। 1000 पुरुषों पर इतनी ही महिलाएं हैं। दिखेगी नहीं आपको महिलाएं? अच्छे कर्म करना, अगला जन्म वरना यहां पर ही होगा। ठीक है, कॉमरेटों के बीच रहना पड़ेगा भाई। चलो, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से किस राज्य की विधानसभा में सर्वाधिक विधायक है? देखो, सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं वो यूपी में है 403, लेकिन भाई साहब यूपी ऑप्शन में ही ना है। अब यूपी के बाद में बताओ, यूपी तो ऑप्शन में ना है भैया। देखो, एग्जामिनर ने एसएससी लेवल का प्रश्न डाल दिया। ये अग्निवीर तो बहाना है, पेपर तो एसएससी लेवल का ही है भाई। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें लोकसभा आपने यूपी में है 403। यूपी यूपी के बाद में राजस्थान में है 200, तो राजस्थान हो जाएगा भाई, याद रखना है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, पंजाब में 117 है और इसके अलावा उड़ीसा में हो जाएगी 147, गुजरात में आपकी 182 है मेरे प्यारे भाई। चलो, नेक्स्ट है, कौन सा उच्च न्यायालय उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है? देखो, ये जो 25 उच्च न्यायालय है ना मेरे प्यारे भाई, इनके मुख्य न्यायाधीशों से या इनसे संबंधित प्रश्न 2023 में हर शिफ्ट में आया। फिर 2024-25 में उच्च न्यायालयों से रिलेटेड प्रश्न दिखा ही नहीं, गायब भी हो गया भाई। तो यहां पर हो जाएगा आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी मेरे प्यारे भाई असम के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। ये उत्तरी पूर्वी राज्य है ना हमारे, असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो इनका जो आपको उच्च न्यायालय है वो यहां देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में महिला प्रीमियर लीग WPL के उद्घाटन के लिए महिला खेल हस्तियों में से कौन रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सलाहकार यानी मेंटर के रूप में शामिल हुई? अभी देखो, आपका करंटली WPL हो गया है, तो उसमें जैसे RCB जीती है, दिल्ली कैपिटल्स उप विजेता है, तो उनकी जानकारियां भी ध्यान रखना है क्योंकि आपका एग्जाम 2026 में होगा। ये तो जब WPL 2023 में शुरू हुआ था तब की बातें हैं। तो उस समय जो मेंटर सलाहकार चुना गया वो सानिया मिर्जा को चुना गया था, और ये है भारत की टेनिस स्टार मेरे प्यारे भाई। टेनिस से इनका संबंध है, आपको याद रखना है। चलिए, प्रसिद्ध खेल हस्ती जसपाल राणा का संबंध बताओ मेरे जवानों। जसपाल राणा का संबंध है वो कौन से खेल से है? सभी जवान बताएंगे भाई। हाँ जी, जसपाल राणा का संबंध सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे। तो जसपाल राणा है, ये निशानेबाजी से है भाई, निशानेबाजी से है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज परफेक्ट जवाब आपका होगा। अब आप लोग मुझे बताओ भाई, 15 में से आपके लिए यहां क्या स्कोर है वो आपका रहा। इसके अलावा आप सभी से एक प्यारा सा मुझे सुझाव चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना कि जैसे हम आपके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर की बुक है वो तैयार कर रहे थे, और अभी क्या है कि आर्मी ने जैसे हर एक ट्रेड के बहुत सारे यहां पर मेरे प्यारे भाई प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिए हैं। देखो, मॉडल टेस्ट पेपर की बुक को हम इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप एग्जाम से जस्ट पहले और बेहतरीन प्रैक्टिस है वो कर सको, अपना मूल्यांकन बढ़िया से कर सको, और लास्ट में कंप्लीटली आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं होता है कि हम लास्ट में
मॉडल टेस्ट पेपर लाए या फिर आपको कहे कि भाई ये मॉडल टेस्ट पेपर तो आपको लेना ही है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि भाई हम लास्ट के अंतिम दिनों में, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस के साधन नहीं होते हैं, अभी जैसे आर्मी ने खूब सारे पेपर दे दिए, आप प्रैक्टिस करो, हम भी करवा रहे हैं, तो मेरा आपसे ये पूछना है कि उस मॉडल टेस्ट पेपर की बुक को क्या हम लॉन्च करें मेरे प्यारे भाई? क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार आर्मी स्टडी ने या बिजू सर ने लास्ट के अंदर ये बुक लॉन्च करके प्रैक्टिस के नाम से उन्होंने 2 पैसे कमा लिए। हमारा ये उद्देश्य कभी नहीं रहता भाई। हम जो भी करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और हमारी जो मॉडल टेस्ट पेपर की बुक होती है उसकी खासियत भी होती है, अगर जिसके पास पुरानी है देखना, हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये जितने भी पेपर होते हैं हमेशा इनसे संबंधित हम प्रश्न बनाते हैं और नीचे डिटेल्ड मेरे प्यारे भाई 1 प्रश्न के नीचे 10 प्रश्न आपको नहीं मिलते, जिसमें हम पूरा ओवरऑल सिलेबस कवर करते हैं। तो अगर आपको उचित लगे कि हाँ सर बिल्कुल आप हमारे लिए लॉन्च कीजिए तो हम जरूर करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर अब हमारी जरूरत है वो यहाँ कंप्लीट हो गई है, आर्मी ने हमें खूब सारे प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, तो हम उसे लॉन्च नहीं करेंगे। आप लोग आराम से बताना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो तो डीएस गुरु आगे आ रहे हैं भाई, अच्छे से लगाओ। उसके बाद मैथ आज आपको गजानन जी करवाएंगे। एमएस गुरु की आज तबीयत है वो खराब है, और हमारे यहाँ आज मौसम भी बड़ा खतरनाक है। अभी जस्ट तूफान आया था भाई लगभग 6 बजे, भयंकर वाला। आपके भी उधर बारिश वगैरह हो रही है या नहीं? चलो हमारे इधर तो दबा के हो रही है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए सर। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तैयारी में आप लोग जुटे हुए होंगे। दोस्तों जो ऑफिशियल साइट पर आपके 2023, 24, 25 के ओरिजिनल पेपर आर्मी की साइट पर अपलोड हुए हैं, उनमें जो स्टार्टिंग वाले हैं 23 वाले, वो हम आपको क्वेश्चन एक एक करके करवा थोड़ा सा कंटिन्यू कर देते हैं। जब सेम सिमिलर आ जाएंगे जो हमने पीछे करवा दिए 24 और 25 के तो हमने करवा दिए, 23 वाले ये ले लेते हैं, जिससे क्या होगा हमें कुछ और नए सवाल मिले। भाई हमारे को तो सवाल चाहिए नए सवाल, घुमावदार सवाल, चाहे वो किसी साल के भी हो। तो चलिए एक बार जितने भी बंदे हैं सेशन को लाइक करो और एक बार शेयर करो। कहते हैं ना जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जी बिल्कुल, आज 9:15 बजे हमारा ही नंबर है भाई, ठीक है ना। कल जीके का सेशन था जो हो चुका है, और आज अपन साइंस के 50 सवालों पर बात करेंगे। जुड़ेंगे दोस्तों इस पेपर के कुछ समय बाद 9:15 बजे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। पहला सवाल क्या कह रहा है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण से क्या होता है? बड़ा होता है, बराबर होता है, छोटा होता है, या तो बड़ा या छोटा। बताओ परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण से क्या होगा? तो दोस्तों परावर्तन के नियम में आप जानते हो कोण आई का मान कोण आर के क्या होता है जी? बराबर होता है। तो यहां पर सीधा उत्तर आ जाएगा ये वाला। अब ये देखो थ्योरी का कमाल है, अगर थ्योरी हमने बढ़िया से पढ़ रखी है तो इस सवाल में कहां दिक्कत होगी भाई? कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण होता है। भाई ये तो आप जानते हो कि उष्मा का स्थानांतरण हमेशा गर्म से ठंडे की ओर होगा, अधिक से अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होगा। तो इसको क्या कहेंगे? परासरण, विसरण, चालन या सहवन? बताइए। देखें सवाल आपके सामने है, एकदम क्लियर बताओ। देखें वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण होता है क्या कहलाता है? अब इसमें बहुत सारे सोचते हो सर परासरण कर दे, विसरण कर दे। याद करो हम सीधा सीधा लिखते हैं कि उष्मा का संचरण, संचरण का मतलब होता है ट्रांसफर होना एक वस्तु से दूसरी वस्तु में।
तो इस प्रोसेस को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चालन। क्या कहा जाता है? इसको चालन कहा जाता है। गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक उष्मा का जाना चालन। देखो ये उष्मा और ताप का हम कितना बड़ा चैप्टर पढ़ के जाते हैं, लेकिन यहां से स्टार्टिंग से ही बेसिक सवाल निकाल लिया भाई। तो हमें हर सवाल के लिए तैयार रहना है। हर सब नेता इसका अर्थ पूछ लिया था, बोलो। ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण उसकी तीक्ष्णता या उसके तारत्व, तारत्व को इंग्लिश में हम पिच कहते हैं जी, तो पिच का निर्धारण करता है। अब ध्वनि के हम 3 गुण पढ़ते हैं, तीव्रता, तारत्व, गुणता। तो सीधा सा है, जिसने तारत्व पढ़ा है, देखो महिला की आवाज तीखी होती है, पुरुषों की आवाज मोटी या भारी होती है, वही गुण है ये। और ये किस पे निर्भर करता है? यही चीज आपको पूछा है। और ये निर्भर करता है दोस्तों किस पर? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यानी कि तारत्व जो होगा वो समानुपाती होता है किसके? आवृत्ति के, फ्रीक्वेंसी के। ये ध्यान रखना है। तो यहां पर आवृत्ति इज राइट आंसर। हाँ, अगर तीव्रता का पूछता तो आयाम हो जाता, तीव्रता या प्रबलता, तो फिर अपन आयाम कर सकते थे। आई समानुपाती ए के स्क्वायर के होता है। अगला है, वर्तमान में इलेक्ट्रिक फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। तो एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? भाई पहले देखो फ्यूज तार का इस्तेमाल होता था, अब मॉडर्न जमाना आ गया, नए टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब आजकल देखो अपने घरों में एमसीबी लगाते हैं। हर रूम की, घर के अंदर जितनी अलग अलग रूम्स हैं उनकी हर की अलग अलग कटआउट लगती है, उसको हम एमसीबी बोलते हैं। आपको पूछ रहा है इसका पूरा नाम क्या है? मल्टीपल सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर या माइक्रो सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर तो है, लेकिन कौन सा है? मल्टीपल या मिनिएचर? तो दोस्तों ये होगा मिनिएचर सर्किट बॉक्स कहा जाता है। मल्टीपल मत कर देना, मिनिएचर सर्किट बॉक्स। हाँ जी भाई अंशुल, अभी 9:15 बजे होगा अपना पेपर, बिल्कुल। दोस्तों ध्यान रखना है, तो इसको मिनिएचर सर्किट बॉक्स कहेंगे, मल्टीपल मत कर देना भाई, मिनिएचर सर्किट बॉक्स कहेंगे। तो देखो फुल नेम भी पूछ सकता है। हर टाइप के सवाल के लिए देखो अपन को थ्योरी मजबूत करोगे तो ये सारी चीजें अपने आप मजबूत हो जाएगी जी। आ जाओ आगे। किसी पदार्थ के आयतन को मापने के लिए निम्न में से किस मात्रक का उपयोग नहीं किया जा सकता? अगर वॉल्यूम को मापना है, आयतन को मापना है, तो बताओ किस मात्रक का यूज नहीं करेंगे हम? तो दोस्तों आप जानते हो आयतन लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर में आता है। कैलोरी में आयतन कब से मापने लगे भाई? इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कैलोरी के अंदर हम दोस्तों ऊर्जा का मापन कर सकते हैं, कैलोरी के अंदर हम ऊष्मा का मापन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर हम आयतन का मापन नहीं कर सकते। ओके, अगला देखो, पदार्थ के किस भौतिक अवस्था में उसके कणों के संचलन की स्वतंत्रता बहुत कम होती है? सवाल पढ़ो, पदार्थ की अवस्था से क्वेश्चन पूछा और हमने पढ़ रखा है थ्योरी में, बस समझना जरूरी है कि किस भौतिक अवस्था में उसके कण संचलन, संचलन का मतलब होता है जो इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, स्वतंत्रता बहुत कम है। मतलब फ्रीडम अवस्था में बहुत कम कण पाए जाते हैं, मतलब वो कण नजदीक नजदीक है उसमें। और सबसे कम स्वतंत्र किस में होता है? ठोस में होता है, क्योंकि ठोस में दोस्तों कण पास पास होते हैं। कण क्या होते हैं जी? पास पास होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कण बिल्कुल पास पास होते हैं। चलिए, क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग कैसा हो जाता है? इसको तो मैं वेरी मोस्ट लगा रहा हूं भाई, 2026 में घूमने लायक सवाल है ये। दोस्तों फिनोल्फ्थेलिन जो है वो क्षारीय सूचक होता है, मतलब क्षारीय माध्यम की पहचान करता है। और क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन का रंग है वो कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसा रंग हो जाता है? गुलाबी रंग हो जाता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल,
ऑक्जेलिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? बताइए। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है जी। शाबाश, गुड। एक बार सेशन को जितने भी बंदे हैं लाइक ठोको, देखे दबा के। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो एक एक की बात करें। सिरका या इसको विनेगर कहते हैं, इसके अंदर तो होता है एसिटिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल होता है दोस्तों अंगूर, इमली, आम और केला। इनके अंदर दोस्तों कौन सा होता है? टार्ट्रिक। पालक और टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक होता है, और मेलिक होता है सेव और पपीते के अंदर। तो यहां पर दोस्तों सही जवाब कौन सा जा रहा है? अपना ऑक्जेलिक अम्ल एकदम राइट जवाब जा रहा है जी। तो जिसने ऑक्जेलिक अम्ल दिया है बहुत बढ़िया, एक बार लाइक करो भाई सेशन को। कहते हैं ना, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भाग, करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों कोशिश जारी रखिए, बाकी सब आगे देखेंगे हम। मेहनत आपकी जबरदस्त होनी चाहिए, परिणाम क्या आएगा उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? दोस्तों स्टेनलेस स्टील क्या होता है? इसको हम जंगरोधी स्टील बोलते हैं। जंगरोधी क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं जी। और इस जंगरोधी स्टील के अंदर आप देखोगे स्टेनलेस स्टील जो है उसमें कार्बन, क्रोमियम, आयरन और निकल, ये इन सभी से मिलकर बनी होती है स्टेनलेस स्टील। इन सब से मिलकर बनती है। अब आप देख लो इसमें कौन सा नहीं है। देखो आयरन भी है, क्रोमियम भी है, निकल भी है, तांबा नहीं है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जंगरोधी स्टील बोलते हैं, और इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। तांबा, कॉपर नहीं पाया जाता। अगला है, निम्नलिखित अभिक्रिया से प्राप्त अवक्षेप क्या होगा? देखो कल के पेपर में हमने 2 रिएक्शन के क्वेश्चन देखे। आज के इस पेपर में आपको रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, लेकिन रिएक्शन से अवक्षेप पूछ रहा है। अब बहुत सारे बंदे सोचते सर ये अवक्षेप क्या है, तो दोस्तों मैं रिएक्शन के स्टार्टिंग में आपको बताता भी हूं। अवक्षेप को इंग्लिश में प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? प्रेसिपिटेट के नाम से। ये दोस्तों भारी होते हैं। क्या होते हैं? भारी होते हैं, जो नीचे तली में बैठ जाते हैं। भारी होते हैं और नीचे तली के अंदर बैठ जाते हैं। अब यहां ये कह रहा है इनमें से कौन सा अवक्षेप होगा? भाई देखो उत्पाद बनने के बाद ही अवक्षेप बनेगा, तो दोस्तों ये बनेगा सफेद कलर का अवक्षेप AgCl, सिल्वर क्लोराइड। देखो इसमें से तो NO2 गैस भी निकल सकती है, तो हल्का ये तो ऊपर जाएगा, प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ आएगा, तो AgCl ही हो सकता है, सिल्वर क्लोराइड हो सकता है। निम्न में से किस पौधे में एक लिंगी पुष्प नहीं पाया जाता? मतलब आपको द्विलिंगी पुष्प की पहचान करना है जी। दोस्तों एक लिंगी का मतलब होता है जिसमें या तो स्त्री केसर है या फिर पुंकेसर है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो देखो एक आता है ऑप्शन मकई, सरसों, पपीता, खीरा, और हमने बिल्कुल बोटनी में सेपरेट लिख। सवाल ये कह रहा है कि इनमें से एक लिंगी कौन सा नहीं है। तो दोस्तों आप खुद सोचो इनमें एक लिंगी कौन सा नहीं है। इसका मतलब आप द्विलिंगी पहचान लो, उत्तर आ जाएगा। और यहां पर द्विलिंगी एक ही है, वो है सरसों। ये दोस्तों द्विलिंगी पुष्प होता है। और द्विलिंगी पुष्प का मतलब होता है जिसमें नर व मादा, स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों एक साथ मौजूद हो, दोनों पाए जाते हो, उसको हम द्विलिंगी के नाम से जानेंगे जी। चलिए, निम्न में से कौन जो है आंतरिक निषेचन द्वारा प्रजनन करता है?
और ये सवाल मैंने शायद स्पेशल क्लास में लिया था, लेकिन उसमें उल्टा था। उसमें ये था बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है। अब जिसको बाह्य निषेचन का पता है वो अलग छांट लो। एक है इसमें से जिसमें आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब होता है जिसमें शुक्राणु व अंडाणु का जो संलयन होता है, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन जो होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है। मादा शरीर के कहां होता है? अंदर होता है, ध्यान रखना। तो दोस्तों देखो, यहां पर एक ही जवाब आएगा और यहां पर एक ही जवाब आएगा, वो आएगा मुर्गी। क्या आएगा? मुर्गी आएगा। ओके, तो इन बाकी इनके अंदर दोस्तों इनमें पाया जाता है बाह्य निषेचन। इनमें क्या पाया जाता है? बाह्य निषेचन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जुकाम किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, विषाणु या अमीबा? जुकाम होता है ना, सर्दी जुकाम जिसको कहते हैं, ये आपको तो पूरा आना चाहिए ना भाई। जुकाम दोस्तों एक वायरल बीमारी है, विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण होती है। और इसके वायरस का नाम आपको ध्यान रखना है, राइनो वायरस होता है जी। जुकाम का वायरस कौन सा है? तो हम कहेंगे सर जुकाम का वायरस राइनो वायरस होता है। और दोस्तों जुकाम के अंदर प्रभावित क्या होता है? नासिका, या इसमें नाक प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नासिका या नाक प्रभावित होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला, श्वास नली मानव शरीर के किस तंत्र का एक हिस्सा है? ये है लॉलीपॉप वालेंगे, आपको एक दो जरूर मिल जाएंगे ऐसे। बताओ श्वास नली, अब कौन नहीं बता सकता? श्वास नली ट्रेकिया जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, इसमें उल्टे सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, श्वसन के दौरान श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। तो दोस्तों सीधा सा है, श्वास नली श्वसन का हिस्सा है। हाँ, किडनी पूछता उत्सर्जन है। तो इस तरीके से ये ऐसे सवालों पर तो हम बिल्कुल भी मात नहीं खाएंगे हम। आ जाओ जी अंतिम सवाल पे। नेफ्रॉन मानव शरीर के निम्न में से किस अंग की कार्यात्मक इकाई है? दोस्तों नेफ्रॉन को हिंदी में बोला जाता है वृक्काणु। क्या बोलते हैं? वृक्काणु। और याद करो नेफ्रॉन ही वो पार्ट है जो उसके अंदर मेन हिस्सा बनेगा काम का। वृक्क, हृदय, मस्तिष्क या आंत? तो दोस्तों नेफ्रॉन सीधा सा है, किडनी का भाग होता है, किडनी का ही भाग होता है, वृक्क का भाग होता है। हाँ, पेस मेकर का संबंध पूछता तो हम हृदय बताते, और ब्रेन से रिलेटेड तो आप अंग वगैरह है ये पढ़ते ही हम सारे। आंत के अंदर आप जानते हो, आंत के भागों के बारे में देख के पूछ सकता है आपको। चलो आप बताओ 15 में से आपका क्या स्कोर हुआ है आज के इस सेशन में। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज के पेपर में 2-3 सवाल, दो क्या लगभग 3 या 4 सवाल छोड़ दो, बाकी थोड़े ठीक ठाक सवाल थे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, पेपर पूरा लगाओ। मिलते हैं कुछ समय बाद 9:15 बजे 50 मोस्ट सवालों के साथ। देखते हैं आज उसमें कौन करेगा स्पेशल क्लास में 40+ स्कोर। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। इस 7:50 की क्लास ये तो कंटिन्यू रहेगी भाई। ओके, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी है मेरी फौज, कैसा है जोश? आई होप सभी कुशल मंगल, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और जो सपना मेरे भाई आप सभी ने संजो रखा है कि सर अब की बार हम करेंगे एग्जाम को फतेह, उस सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर जाबाज रात दिन मेहनत कर रहा होगा। और मेहनत करना मेरे भाई बेहद ही जरूरी है, क्योंकि हमें उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो आपको बोलते हैं तेरे बस की बात नहीं। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, और सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सल्यूट तेरे नाम करेगा। कि बचपन में जो मिट्टी खाई थी, बचपन में जो मिट्टी खाई थी उसका कर्ज चुकाना है। तुम बन जाओ डॉक्टर, इंजीनियर साहिब,
हमें तो फौज में जाना है, हमें तो फौज में जाना है। तो आज थोड़ा सा बेटा MS सर की तबीयत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं। क्लास लेनी है मेरे लाडले, ठीक है। और ये हम वही ओरिजिनल पेपर आपको करवा रहे हैं जो आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल रखे हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, शुभारंभ करते हैं सेशन का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मकरागिरी नहीं करनी है, ईमानदारी से सेशन लेना। और एक बार सभी प्यारे बच्चे सेशन को जल्दी से लाइक ठोक देना और शेयर वाले बटन को जरूर ठोकना मेरे भाई। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको एक मेरे प्यारे बच्चे समीकरण दे रखा और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। चलिए इसको सोल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले आप इसको सोल्व कीजिए। -3 में से प्लस के 7 जाएंगे तो प्लस के 4 बचेंगे, और प्लस के 4 मेरे प्यारे बच्चे किससे गुणा होंगे? -4 से होंगे। उसके बाद में ये प्लस का निशान है, लगा दीजिए मेरे बच्चे। उसके बाद में 2 में से 1 गया तो प्लस का 1, और प्लस के 1 को -2 से गुणा किया तो ये -2। उसके बाद में ये -16 हो गए। कितने हो गए भाई? -16 और ये -2। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे -18, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और आराम से इस क्वेश्चन को करने का मेरे प्यारे बच्चे प्रयास करते हैं, ठीक है लाडले। चलिए आ जाइए मेरे भाई, आ जाइए। आपको बोला 20, 40, 60 और 80 का एलसीएम बताइए। प्यारे बच्चे एक बहुत प्यारी टेक्निक होती है एलसीएम निकालने की। जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको काउंट कर लो, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको काउंट कर लो। फिर देखो क्या 20 में 80 का भाग जाता है तो इसको काट दो। 40 में जाता है इसको काट दो। क्या 80 में 60 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसके टुकड़े कर लो मेरे प्यारे बच्चे, बड़े से बड़े टुकड़े कर लो। तो आप इसको 20 × 3 लिख सकते हो। तो 20 का क्या 80 में भाग जाएगा? जाएगा। तो इसको भी काट दो। अब जो बचा क्या? 3 से इसे गुणा कर दो मेरे प्यारे बच्चे, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 240। बहुत तरीका है। नहीं तो आप लोग जो गुणनखंड विधि लगाते हो 20 और मेरे प्यारे बच्चे 40 और 60 और 80 वाली, आप उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे कितना आएगा? 240 ही आएगा। कितना आएगा लाडले? 240 ही आएगा। प्रश्न देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको बोला यदि a और b पूर्णांक है तथा ये जो स्टार है वो गुणनफल का निरूपण करता है, यानी कि गुणा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसने कहा a* b = b*a निम्न में से किस गुणधर्म का निरूपण करता है? मेरे प्यारे बच्चे आपको ऐसे समझ लो कि मैं a × b = b × a लिख रहा हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख दूं। ये तो चलो इसने दे रखा है। अगर मैं a + b = b + a लिख दूं, या तो ये कौन से गुणधर्म का निरूपण कर रहा है? क्या संवर्त गुणधर्म का, क्या वितरण गुणधर्म का, क्या क्रम विनिमय गुणधर्म का, क्या सहचार्य गुणधर्म का? तो मेरे प्यारे बच्चे जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आएगा, क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म क्या होता है कि अगर आपके पास दो पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे सपोज कीजिए मेरे प्यारे बच्चे आपके पास 2 और 3 है, आप 2 और 3 को गुणा करोगे तो भी 6 आएगा, और 3 को पहले लिख के 2 से गुणा करोगे तो भी मेरे प्यारे बच्चे 6 आएगा। तो इसी नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय गुणधर्म कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे लाडले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं, इस समूह के औसत अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि इस समूह के औसत अंक ज्ञात कीजिए, आप सभी को जोड़ना है। औसत क्या होता है? राशियों का योग होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो ये हो गया 11, 9, 20 और मेरे प्यारे बच्चे 30, ठीक है। 11, 9, 20 और ये हो गया 30। फिर जोड़ा मेरे प्यारे बच्चे 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 और 20 और 28 कितने हो गए? तो आपको हो गए 48। 48 और 9 कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? 48 और 9 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। टोटल हो गए 67। टोटल हो गए 67। इनको जोड़ लो। 4 + 7 + 9 + 10 + 2 + 5 + 7 + 9 + 7 + 7 और कितनी संख्याएं हैं? तो आपको हो गए सर 10 संख्याएं हैं। इन सबको जोड़ोगे तो मेरे भाई 67 आएगा, और 67 में 10 का भाग दोगे तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 6.7। क्योंकि औसत बहुत ही आसान है, राशियों का योग मेरे प्यारे बच्चे, राशियों की संख्या, और ऐसे करके हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सर डी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। आ जाइए। रमा ने 3 सत्रीय परीक्षाओं में 60, 40 और 70 अंक 100 में से प्राप्त किए। यदि इन परीक्षाओं में दिए गए भारांक जो वेटेज है वो क्रमशः 25%, 25% और 50% है, तो उसका अंतिम स्कोर ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे उसने किया क्या?
उसने मेरे प्यारे बच्चे, रमा ने 3 सत्रीय परीक्षाओं में 60, 40 और 70 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे 60 का वेटेज निकाल लेते हैं। 60 का वेटेज निकाल लो। 60 का वेटेज किसके साथ निकालोगे? 25% के साथ। तो इसका 25% निकाल लो। 25% निकालोगे तो 25 चौका 100, और मेरे प्यारे बच्चे इससे काटोगे तो ये आ जाएंगे 15। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आ गए 15 अंक। फिर उसके बाद में जो 40 अंक है उसका भी कितना निकालना है? 25%। तो मेरे भाई 40 का भी कितना निकालना है? 25% निकालना है। चलिए 25 चौका 100, और इसे काटोगे तो कितना हो गया? 10। तो ये इसका कितना आया? 10। फिर मेरे भाई 70 का कितना निकालना है? 50%। तो लाडले 70 का भी निकाल लो। कितना? 50% निकाल लो। लो निकाल लिया। 50 को काटोगे 100 से तो 2 बार, और इसको काटोगे तो 35, और 35 एकम 35। बस इन्हीं का योग करना है मेरे प्यारे बच्चे। 5 और 5 10, 3 4 और 1 5 और 1 6। तो कुल प्राप्तांक जो है वेटेज के अकॉर्डिंग, उसका अंतिम स्कोर जो है मेरे प्यारे बच्चे वो कितना आया? 60 आया। यानी कि डी ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना था। इस 60 का 25%, इस 40 का 25%, और इस 70 का मेरे प्यारे बच्चे 50% करके इनको आपस में जोड़ना था, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बाकी देखोगे तो डर जाओगे। ठीक है, आ जाओ। आपको बोला निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए मान के बराबर नहीं है? कौन सा विकल्प? 5% क्या 1/20 के बराबर होता है? तो बदल के देख लो। इसको प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे तो 25 चौका 100, 5 एकम 5 बराबर है सर। इसने नहीं बोला है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर मेरे प्यारे बच्चे 20% और 1/5% बराबर है, करके देख लो। इसको निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चे 20 एकम 20%, ये भी सही है सर, ये भी नहीं हो सकता। 30% बराबर है 2/5 के, तो इसको 100 से गुणा करके प्रतिशत बना लो। काटोगे तो ये 20 और ये आएगा 40। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या 30 और 40 बराबर है? आप कहोगे नहीं, तो यही आंसर है। यहां करके देख लो। जब आप इसे 100 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, ये 20 हो गए, और ये आ गए 60। तो ये 60 बराबर है, लेकिन ये 30% और 2/5 ये बराबर नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सोनाली प्रति माह है 45,000 रुपए कमाती है। कितना कमाती है भाई? 45,000 रुपए। वह 25,000 रुपए खर्च करती है और शेष राशि की प्रति माह बचत करती है। उसकी माह आय का, उसकी जो मासिक आय है, मासिक आय कितनी है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर उसकी जो मासिक आय है वो है सर 45,000 रुपए। मासिक आय है 45,000 रुपए, और जो उसकी मासिक बचत है, बचत कितनी हो गई? तो आप कहोगे सर बचत हो गई 45,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए खर्च कर देती है। तो बचे कितने? तो 45,000 में से 25,000 घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चे 20,000 होंगे। कितने होंगे? 20,000 होंगे। बस इन दोनों के बीच में आपको अनुपात पूछा था, तो मेरे प्यारे बच्चे अनुपात में कॉमन चीजें काट दो। काट दिया मेरे भाई। तो यहां 45 और यहां कितने आ गए? 20, और 5 के पाड़े से काटोगे तो 5 9 45 और 5 चौका 20। तो मेरे प्यारे बच्चे जो रेशियो आया वो कितना आया? 9:4। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे भाई वो हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बोला यदि 3:7 समानुपात 24:a है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो समानुपात का नियम आपने पढ़ा होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि इसका गुणा इसके गुणा के बराबर है, यानी कि 3 × a बराबर 7 × 24। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से a का मान आप निकालोगे तो आप कहोगे सर 7 × 24/3। तो मेरे प्यारे बच्चे 3 के पाड़े से काटोगे तो 3 एकम 3 और 8 × 24 और 8 7 कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे? 56। तो ए का मान कितना आ गया? 56। यानी कि ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चे वो आपके क्वेश्चन का क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2200 रुपए पर 5% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज कैसे निकालते हो? साधारण ब्याज निकालते हैं सर PRT/100, P × R × T/100। बस वैल्यू पुट कर दीजिए और मेरे प्यारे बच्चे आंसर निकाल लीजिए। मूलधन कितना है? 2200 रुपए। तो लिख दीजिए 2200 रुपए। दर कितनी है मेरे भाई? 5%। समय कितना है? 5 वर्ष। और बटा कितना करना है? 100 करना है मेरे भाई। देखिए कटने वाली चीजों को काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, तो ये हो गए 22 और ये कितने हो गए? 25। तो मेरे प्यारे 25 दूना 50, हासिल के 5, 25 दूना 50 और 5 55।
तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 550 रुपए, यानी कि डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको बोला है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि आपको यह बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पे गलत है। आपको बोला है कि नियत दूरी के लिए समय और चाल व्यतक्रमानुपाती होती है। अगर आपकी जो दूरी है वो कांस्टेंट होती है तो ये कह रहा है कि जो चाल और समय है वो एक दूसरे के व्यतक्रमानुपाती होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, ये गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये सही है, लेकिन हमें तो गलत बोला है ना। चलिए, नियत चाल होने पर समय और दूरी व्यतक्रमानुपाती होती है, नहीं सर ये बात गलत है, यहां अनुक्रमानुपाती आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? अनुक्रमानुपाती आना चाहिए था। यह बात गलत कह रहा है सर, व्यतक्रमानुपाती नहीं होता, तो गलत बात ही तो पूछी थी, ये सही है। नियत चाल होने पर समय और दूरी अनुक्रमानुपाती होती है, बिल्कुल बात सही है। और नियत अवधि के लिए दूरी और चाल अनुक्रमानुपाती होती है, बिल्कुल बात सही है। तो इसका मतलब ये और ये और ये, यानी कि ए, सी और डी जो स्टेटमेंट है मेरे प्यारे बच्चे ये ट्रू है। लेकिन हमें क्या पूछा है? हमें मेरे प्यारे बच्चे पूछा है कि इनमें से फॉल्स कौन सा है। तो याद रखिएगा, जब चाल मेरे प्यारे बच्चे नियत चाल होती है, स्पीड जो है आपकी कांस्टेंट होती है, तो आप मेरे प्यारे बच्चे जितनी दूरी बढ़ेगी उतना समय बढ़ेगा, जितना समय बढ़ेगा उतनी दूरी बढ़ेगी, तो वो व्यतक्रमानुपाती नहीं होता, उसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन जो है उसने गलत ही पूछा था, और ये मेरे प्यारे बच्चे गलत है। ठीक है, आ जाओ। आपसे पूछा है ए प्लस बी, ए माइनस बी सदैव किसके बराबर होता है? मेरे भाई अलजेब्रा बीज गणित में आपको यह फॉर्मूला बताया जाता है कि एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, या आप ऐसे समझ लो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। इसके लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, वो बताते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही बोला है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऑप्शन सी जो है वो आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे सोल्व करते हैं। ये भी एक समीकरण दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 4 को 3x से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 12x माइनस 4 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस के 4 बराबर ये हो गए 22x और ये माइनस के 4/3। मेरे प्यारे बच्चे 12 को इधर ले जाओ, 4/3 को इधर ले आओ, तो 4/3 माइनस का इधर आएगा तो प्लस के 4/3 और ये माइनस का है 4 बराबर 22x और उधर लेके जाओगे तो माइनस के 12x। तो ये मेरे प्यारे बच्चे एलसीएम ले लो, यहाँ 3 एलसीएम के आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 × 12 बराबर यहाँ कितने हो गए? 10x हो गए। तो यहाँ घटाओगे 4 में से माइनस के 12 तो माइनस के 8 बटा कितने हो जाएंगे? 3 बराबर 10x। तो मैं कहूं x बराबर कितना होगा? तो -8/3 में आप 10 का भाग दे दोगे, 10 नीचे चला जाएगा। तो बच्चे अगर आप इसे 2 के पहाड़े से काटोगे तो यहां तो बचेगा 4 और यहां बचेगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 4/15। माइनस के कितने हो जाएंगे? 4/15, यानी कि ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपको बोला शीर्षाभिमुख कोण हमेशा होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण समझते हो? जैसे मेरे प्यारे बच्चे ये आपकी दो भुजाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो ये जो कोण है मेरे प्यारे बच्चे, ये कोण, इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण है, और ये जो कोण है मेरे प्यारे बच्चे वो इसका शीर्षाभिमुख कोण है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए आ जाओ। एक सम अष्टभुज का परिमाप 6400 मीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितनी भुजाएं हैं मेरे प्यारे बच्चे? सम है। सम का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर है, तो इसका परिमाप है कौन सा है? अष्टभुज है। तो अष्टभुज का परिमाप होता है 8 × भुजा, अगर भुजाएं बराबर हैं, और ये किसके बराबर हैं? 6400 के बराबर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां से अगर मैं भुजा निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? तो आप कहोगे सर 6400 में आप किसका भाग दे दीजिए? 8 का। 8 के पहाड़े से काटोगे 8 के पहाड़े से काटोगे 8 8 64, कितना आ जाएगा? 8 8 64 आ जाएगा मेरे भाई। 8 8 64 आ जाएगा, तो भुजा कितनी हो जाएगी? तो मेरा बच्चा कहेगा सर भुजा हो जाएगी 800 मीटर। 800 मीटर। और अगर उत्तर की जांच चाहते हो तो 800 को अगर आप 8 से गुणा करोगे तो 8 8 64, 6400 मीटर आपका आंसर आ जाएगा वापस। तो हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 800 मीटर होगा। कितना होगा मेरे भाई?
800 मीटर होगा। ठीक है लाडले, आ जाओ। एक वर्ग का परिमाप 20 मीटर और 40 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और आयत का परिमाप होता है 2, ये बराबर है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मान लेते हैं लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो जोड़ दो मेरे प्यारे बच्चे 20 प्लस 40। ठीक है जी, आ जाओ। तो ये हो गया 4 इंटू भुजा, और मेरे प्यारे बच्चे इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया 60। ये कितना हो गया 60। ये कितना हो गया 60। 60 को 2 से गुणा करोगे तो 120। तो भुजा बराबर कितना हो गया, तो भुजा बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चे 120 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 30। अगर भुजा 30 है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चे भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे 30 का स्क्वायर कर दीजिए। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा, 900 वर्ग मीटर। क्या होगा, 900 वर्ग मीटर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरे भाई हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। तो मुझे चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो है बाकी आपके 5 क्वेश्चन वो रीजनिंग के हैं, जो आप सभी प्यारे बच्चे जानते भी हो। रीजनिंग के तो आप धुआं धुआं करने वाले हो। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 15वां है तथा दाएं छोर से 26वां है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। तो टोटल के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर कुल संख्या निकालनी हो तो बाएं में मेरे प्यारे बच्चे, बाएं के अंदर दाएं जोड़ के उसमें से एक कम कर दो, उसमें से एक कम कर दो। तो बाएं छोर से नंबर कितना है 15वां, और दाएं छोर से नंबर कितना है 26वां, माइनस 1 कर दो तो ये हो जाएंगे 41। 41 में से 1 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे कितने आएंगे 40। तो टोटल पेड़ कितने हैं लाडले, 40 है। कितने हैं, 40 है। आ जाओ, ये कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन टॉपिक का क्वेश्चन है, आराम से समझ लो क्या कह रहा है। देखो, एक निश्चित कूट भाषा में फिश FISH फिश को मेरे प्यारे बच्चे GJTI लिखा जाता है, और डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर को मेरे प्यारे बच्चे EPDUPS लिखा जाता है। तो आपसे पूछा था स्टार को क्या लिखा जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ये मेरे प्यारे बच्चे लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है, और लेटर कोडिंग में मैं आपको टोटल 7 लॉजिक बताता हूं। उसमें पहला लॉजिक ही आपको हमेशा लगा के देखना है। मोस्टली क्वेश्चन आपको पहले लॉजिक से मिल जाएंगे। तो लो, पहला लॉजिक लगा के देखते हैं, फॉरवर्ड लॉजिक। देखो प्यारे बच्चे, 6 से 7 हो गया प्लस का 1 जुड़ा, 9 से 10 हो गया प्लस का 1 जुड़ा, 19 से 20 हो गया प्लस का 1 जुड़ा, 8 से 9 हो गया प्लस का 1 जुड़ा, 4 से 5 हो गया प्लस का 1, 15 से 16 हो गया प्लस 21 हो गया प्लस का 1, 15 से 16 हो गया प्लस का 1, 18 से 19 हो गया प्लस का 1। तो फॉरवर्ड लॉजिक लग रहा है प्लस 1 1 हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आता है 19, ये 20, ये 1 और ये 18। हमें क्या करना है, प्लस 1 1 करना है। तो लो, प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, प्लस 1 कर दिया। ये टोटल हो गए 20, ये हो गए 21, ये हो गए 2, ये हो गए 19। तो 20 पे T आता है, 21 पे U, 2 पे B, और मेरे प्यारे बच्चे 19 पे क्या आता है, S आता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा TUBS। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। वो हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। आ जाओ, आपको एक प्रश्न दिया है कि शब्द ABSOLVING शब्दों के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाना चाहिए, कि जो अक्षर अंग्रेजी में पहले आता है उसको पहले रखो, बाद में आता है उसको बाद में रखो। तो आपसे बोला है पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। कैसे करते हैं प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को देखना। आपका शब्द है ABSOLVING। तो मेरे प्यारे बच्चे आप बताओ, सबसे पहला लेटर ए ही आता है, ये रहा ए अपनी जगह पे रहेगा। फिर आता है बी के बाद में इन अक्षरों में कौन आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इन अक्षरों में बी के बाद में जी आएगा, क्योंकि CDEFG जी आएगा, तो जी यहां आ जाएगा। जी के बाद में ये जी आ गया, ए आ गया, बी आ गया। जी के बाद में आई आएगा, आई के बाद में मेरे प्यारे बच्चे एल आएगा, एल के बाद में मेरे प्यारे बच्चे एन आएगा, एन के बाद में लाडले ओ आएगा, ओ के बाद में मेरे प्यारे बच्चे आपका ओ आ गया, फिर आएगा एस और फिर आएगा लास्ट में वी।
लो आपने इसको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित कर दिया। तो कितने अक्षरों ने अपने स्थान को नहीं बदला? तो मेरे प्यारे बच्चे एक ही अक्षर ऐसा है जिसने अपने स्थान को नहीं बदला। देखो एल अपनी जगह ही है, बाकी देखो एक तो एल है, एक मेरे प्यारे बच्चे ए है, एक मेरे प्यारे बच्चे बी है, और बाकी देखो ये चेंज हो गए, चेंज हो गए, चेंज हो गए, चेंज हो गए, चेंज हो गए। तो कितने अक्षर हैं? 1 2 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे डी ऑप्शन आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आ जाओ आगे क्या बोला है, प्रश्न को पढ़ना। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे। इस श्रृंखला को अध्ययन कीजिए और इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चे आंसर दीजिए। यह श्रृंखला दे रखी है आपको, ठीक है। अब इस श्रृंखला में क्या बोला है? ऐसे कितने के हैं आना चाहिए, इसके बाद में आना चाहिए आपके क्या क्या? ए आ सकता है, ए ई आ सकता है, आई आ सकता है, ओ आ सकता है, यू आ सकता है। कुल मिला के पीछे की तरफ स्वर आना चाहिए, बाकी उसको काउंट करना है। तो पकड़ लो के, ये रहा के, इसके पीछे स्वर है क्या? नहीं है, हटा दो, ये नहीं होगा। ये लो के, इसके पीछे स्वर है क्या? नहीं है, हटा दो, ये नहीं होगा। ये लो के, इसके पीछे स्वर है क्या? नहीं है, हटा दो, नहीं होगा। ये लो के, इसके पीछे स्वर है क्या? नहीं है, यानी कि इनमें से पीछे होना चाहिए। देखो ये रहा के, इसके पीछे ए है क्या? है। तो मेरे प्यारे बच्चे कितने के ऐसे हैं जिनके पीछे स्वर है? एक। कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन। हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन। देखो के पीछे एफ है, स्वर नहीं है। के पीछे डी है, स्वर नहीं है। के पीछे एक्स है, स्वर नहीं है। के पीछे वाई है, स्वर नहीं है। के पीछे ए है, स्वर है। यही हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। कहने का मतलब इन दोनों में रिश्ता है, इन दोनों में रिश्ता है, तो इसका रिश्ता क्या होगा ये आपसे पूछा है। चलिए मैं समझने के लिए यहां लिख देता हूं GD 12, और GD 12 का रिश्ता किससे है? JG 15 से है। अगर एक को समझ लोगे तो इसको समझने की जरूरत ना है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये 7 पे आता है, ये 10 पे आता है, कितने का अंतर है? 3 का। ये 4 पे आता है, 7 पे आता है, कितने का अंतर है? 3 का। 12 से 15 3, इसका मतलब 3 3 जुड़ रहा है। तो हमें इसको देखने की अब जरूरत ना है, हमें कंसेप्ट समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये है 3 और 3 6, 6 पे क्या आता है? F आता है। ये है 8 और इसमें 3 जोड़ूंगा तो 11, 11 पे के आता है। और मेरे प्यारे बच्चे 16 में 3 जोड़ोगे तो 19। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऐप के 19, ऐप के 19, ऐप के 19, ऐप के 19 हमारे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताना मेरे प्यारे बच्चे आपका टोटल 20 में से कितना स्कोर रहा है। ईमानदारी से, मकरागिरी नहीं करनी है, ईमानदारी से आपको बताना है कि आपका स्कोर मेरे प्यारे बच्चे 20 में से कितना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को, सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।